हेलो हाय एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं हूं आपका अपना अर्पित नेमा फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो अब हम आ चुके हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पर, जहां पर हम सारे जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं वो यहां पर लगा के देखेंगे और देखते हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं होता है। तो चलो फिर बिना कुछ देर करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखते रहना बस। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, टू पार्टिकल्स एम एंड एन आर इन मोशन। भैया दो पार्टिकल हैं, मूव कर रहे हैं। वो क्या है तुम्हारा, एक पार्टिकल है एम, एक है तुम्हारा एन। ठीक है, तो देखो अब वहां पे क्या बोल रहा है, इफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल m इज 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। मतलब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे कि जो m है उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी दी है तुम्हारे पास, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर ये दी है। ठीक है, इतनी है, बिल्कुल सही। चलो देखो, कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल n इफ द मोमेंटम इज 1/3 पार्ट, कितना है, 1/3 है किसका, m का। मतलब उसने क्या बोला है कि अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो p से शो कर सकते हैं मोमेंटम को कि जो p n का मोमेंटम है वो 1/3 है किसका, p m के। ठीक है, p क्या है, मोमेंटम है। यहाँ पे m और n की बात चल रही है तो मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर है, तो अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, तो वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, देखो देखो तुम्हारे पास क्या क्या है, एक तो है मोमेंटम, मोमेंटम है तुम्हारे पास। ठीक है, बात कर रहा है वो वेवलेंथ की, बात कर रहा है वो वेव लेंथ की। तो अब ये बताओ कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें दोनों चीजें आती, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन पी। ब्रॉगली याद आ रहे हैं किसी को, h अपॉन पी ये होता है। ठीक है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, p क्या है, मोमेंटम, और ये तुम्हारा लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। क्लियर है, तो बस ये अपन को पुट करना है। तो एक काम करो, यहां से p की वैल्यू निकाल लो। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो p इज इक्वल टू जाएगा h अपॉन लैम्डा, h अपॉन लैम्डा हो गया। समझ में आ गया, अब यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूं, ये हो जाएगा आपका h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, यहाँ पे पुट करो m की वैल्यू, तो ये हो जाएगा h अपॉन लैम्डा m। ठीक है, यहाँ पे मैं n लिख दे रहा हूं। क्लियर है, कुछ दिक्कत नहीं ना, सीधे ऐसा अपन ने पुट कर दिया क्योंकि ये क्या था, ये तुम्हारा गिवन था, ये है तुम्हें गिवन। ठीक है, तो अपन ने गिवन में ही वैल्यू पुट कर दी है। क्लियर हो गया। अब देखो क्या कर सकते हो, h से h कैंसिल कर सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है। क्लियर हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/λn इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसको लैम्डा n लिख सकता हूं, तो मैं उसको ऊपर लेके जा रहा हूं, ये हो जाएगा लैम्डा m। ऐसा लैम्डा m अपॉन लैम्डा n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो 3 इंटू लैम्डा m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लैम्डा n। कितना इजी, अरे इसको बस कुछ नहीं किया, सजा दिया मैंने, थोड़े से अच्छे से लिख दिया। ठीक है, तो बस लैम्डा m की वैल्यू गिवन है कि नहीं है, बिल्कुल गिवन है। देखो ये लैम्डा m ही तो है अपना। ठीक है, चलो अपन वापस देख लेते हैं। देखो, इफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल m की बात कर रहा है वेवलेंथ, और ठीक है कितना दिया, देखो 2.5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा n। अब ये सबको पता है यार, 25 3 जा कितना होता है, 75 होता है, 7.5 आंसर आ जाएगा। 7.5 10⁻⁴ लैम्डा है तो कौन सी यूनिट आएगी, मीटर आएगी। तो यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है 7.5 टाइप का बिल्कुल लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या क्या ऑप्शन है आपका, है एक 8.8, ना जी ना, 1.3, ओह ना जी, चलो 2.5, ओ ये तो है ही नहीं, ये तो अपना नीचे वाला आ रहा है। ठीक है, और आंसर क्या आएगा, डी वाला। तो यहाँ पर आप सबको बोलेंगे, बोलना चाहिए मेरे से कि सर जो आंसर है वो है आपका डी वाला। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा है कौन सा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा है, व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n इज इक्वल टू 4 फॉल्स टू द ग्राउंड स्टेट द नंबर ऑफ इमिशन लाइन ऑब्टेन्ड इज। ठीक है, तो यहां पर देखो सीधा सीधा पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। क्या यहां पर है, यहां पर क्या, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन किस में है, वो अभी चौथे पे है। मान लो कि कोई होगा ऐसा एटम होगा। ठीक है, मान लो ये उसका ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, और यहां पर मान लेते हैं यहाँ पे एक क्या है, न्यूक्लियस है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है।
ठीक है, कोई तो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ है, देखो चौथे पर है, वो जब एक्साइट हुआ था ना तो वो चौथे तक गया था, ठीक है, लेकिन अब वो गिर गया है कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट पे, मान लेते हैं यहां से गिरा होगा वो, ठीक है, यहां तक गया है वो, समझ में आ गया, यहां से लेके ऐसा दिखा देता हूं, ठीक है, यहां पे अभी है और यहां पे वो आ गया ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। द नंबर ऑफ इमिशन लाइन ऑब्टेन्ड इज, ठीक है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है कहीं से तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा n-1 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, n-1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको जरा कैलकुलेट कर लो, क्या है, देखो कहां से आ रहा है, n की वैल्यू तो पता है हम सभी को, देखो ये आपका जो फॉर्मूला है वापस बता दे रहा हूं कौन सा होता है, कि जब भी कोई एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, सिंगल एटम, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला, तो डायरेक्ट पुट कर दो, देखो ये क्या जाएगा 4/2, ठीक है, 4 - 1, तो इससे ये कैंसिल, 2 टाइम हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3, 2 × 3 कितना होगा 6 हो गया। तो मतलब नंबर ऑफ इमिशन लाइन कौन कैसे कैसे बनेगी, 6 टाइप की बनेगी आपकी, कौन कौन सी, देखो ये ऐसा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, आप बताना क्या चाह रहे हो, देखो मतलब कैसे बनेगा, हो सकता है कि वो डायरेक्ट 4 से 1 पर आ जाए, हो सकता है वो पहले 4 से 3 तक आए, हो सकता है वो 4 से 2 तक आए, हो सकता है वो 4 से कहां तक आ रहा है, एक पहले सीधे सीधे आ जा रहा है, ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना कि 4 से 3 आ रहा है, 4 से 1 आ रहा है, अब क्या हो सकता है वो टूट टूट के आए ना, ठीक है, जब 4 से 3 पे आया तो 3 से 2 पे आएगा, फिर 2 से 1 पे आएगा, तो ये जो टाइप के ऐसी जो लाइनें बनेंगी, ठीक है, उनको अपन इमिशन लाइन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे लाइनें बन सकती है, तो कितनी बनेंगी, लगभग 6 लाइन बनेंगी, कितनी बनेंगी, लगभग 6 लाइन बनेगी, क्लियर है, आप फॉर्मूला को याद रखें, ये आपका फॉर्मूला होता है, क्लियर। चलो आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तुम्हारा, द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। देखो भाई ये वाला मैंने बहुत अच्छे से करा था कॉन्सेप्ट एडन में, लास्ट वाली वीडियो में अपन ने ये पूरा कवर करा था, ठीक है, इसमें क्या था, क्वांटम नंबर के बारे में सभी जानते हैं, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो वो याद कर लो, एक तो होता है प्रिंसिपल, ठीक है, एक एजीमुथल, एक होता है तुम्हारा मैग्नेटिक, एक तुम्हारा कौन सा होता है, स्पिन होता है, सब याद है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं अभी, मस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बस चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करते रहो, क्लियर है। देखो अब यहाँ पे क्या है, द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्वांटम नंबर आपको दिए गए हैं, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो दूसरी बात, क्योंकि तुम्हें क्वांटम नंबर तो पता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी कैसे निकालते हैं हम, तो बिल्कुल मैं बता देता हूं आप सभी को, वहां पर ही पता है कि जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है सबसे पहले तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन के, जितनी लंबी शेल उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हम फॉलो क्या करते हैं, N+L रूल फॉलो करते हैं, ये प्लस है, ठीक है, N+L रूल अपन क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, किसके लिए, एनर्जी के लिए, क्लियर है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आई मतलब एनर्जी ज्यादा, इसकी वैल्यू कम आई मतलब एनर्जी कम, क्लियर है। चलो अब अपन निकाल लेते हैं, देखो यहां पर है n=4 मतलब चौथे पर है भाई, ठीक है, l=1, L मतलब P होगा, सब शेल बताएगा ना, L क्या बताता है, सब शेल बताता है, P क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल बताता है, ठीक है। चलो आगे आओ, यहाँ पे क्या है, n=4 तो ये 4, ठीक है, यहाँ पर l=2 है, 2 मतलब क्या होगा, D होगा, वैल्यू तो याद है ना सभी को, उसमें तो मैंने ये दिक्कत है ना कि l=2 अगर 0 है तो बेटा वो S होगा, 1 है तो P होगा, 2 है तो D होगा, 3 है तो F होगा, ये सब तो याद है ना, ठीक है। चलो देखो बस उसी के बेस पे चलना है, 3 मतलब तीसरा नंबर सेल और 2 मतलब D लगा दो, ठीक है। चलो आगे आओ, 4 मतलब चौथे नंबर का सेल, 0 मतलब S की बात कर रहा है। चलिए अब अपन एनर्जी निकालेंगे, ये तो अपनी ऐसी बात हो गई, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लिखा आ गया तो ये भी लिखते आना चाहिए, क्लियर है। चलो अब सर ये क्या है, ये आपका मैग्नेटिक है बेटा की ओरिएंटेशन दिखाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, समझ पा रहे हो कि -1 उसके ऑर्बिटल कितने हैं एक्सिस में, px py pz उसकी वैल्यू, क्लियर है। चलो अब आ जाओ, और ये क्या है, स्पिन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, प्लस हाफ है तो क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे घूम रहा है तो तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज। चलो अब आगे जाते हैं अपन, ठीक है, एनर्जी निकालते हैं, 4p की एनर्जी निकालो, क्या आएगा, n+L रूल लगाओ, n की वैल्यू कितनी है देखो 4 और ये कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया इसकी वैल्यू 5, यहां पे भी लगाओ n+L रूल, 4 + 2 मतलब कितना हो गया 6, यहां पे लगाओ 3 + 2 कितना हो गया 5, ठीक है, और यहां पे लगाओ 4 + 0 मतलब 4, आ गया।
आ गया तुम्हारा ये वाला। ठीक है, तो अब क्या करना है देखो, 4 5 6 और ये तुम्हारा ऐसे लगा ना सीधे सीधे। अब देखो एक चीज फंस गए तुम, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो क्या करोगे, तो अब अपन ये वाला फॉलो करेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जिसका एन नंबर ज्यादा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा ज्यादा एनर्जी वाला। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो वो अपन ही लिख लेते हैं। क्या देखो, तुम्हारा सबसे पहले आएगा 4s, ठीक है, ये तुम्हारा सबसे कम है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा देखो, 5 में कौन सा आएगा 3d, ठीक है, फिर आएगा आपके पास कौन सा है, फिर आएगा 4p, और फिर आएगा आपके पास आखिरी में 4d। ये अगर ऑर्डर लिखा होगा तो अपन ये वाला ही लगाएंगे। क्लियर है, अगर ये ऑर्डर लिखा होगा तो ये वाला ही लगाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया, तो ऐसा अपना आंसर आएगा। ठीक, चलो वापस मिला लेते हैं, 4s, ठीक है, छोटा वाला कौन सा है इसमें से 3d है, तो 3d यहाँ पे लिख दिया, फिर अपना 4p और फिर 4d। क्लियर है, तो जो अपन को ऐसा ऑर्डर दिखेगा वही लगाओगे। क्लियर है, चलें अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि वैल्यू ऑफ m फॉर px एंड py इज, ये भी मैंने करा है कि m की वैल्यू मतलब मैग्नेटिक, कौन सा मैग्नेटिक समझ में आ रहा है कैसे होता है, देखो कैसे निकलता है, 2l + 1 से याद निकलता है। ठीक है, देखो 2l + 1 से अपन m की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहां पर l की वैल्यू p के लिए क्या होगी बेटा 1 होगी, तो 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3, मतलब 3 होते हैं इसके पास, कौन कौन से, -1 0 और +1 ऐसा। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से, बहुत ही ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट एड ऑन में बताया था। क्या बताया था बेटा, कि जो pz होती है उसकी सिर्फ वैल्यू हमें पता होती है, लेकिन px और py की जो इसमें वैल्यू होती है वो +-1 होती है। हम ये नहीं कह सकते एकदम 100% नहीं बोल सकते कि px की वैल्यू 1 होगी, -1 होगी या +1 होगी, ना हम 100% ये बोल सकते हैं कि py की वैल्यू -1 या +1 होगी। ठीक है, जनरली बस मान लेते हैं कि px की जो है वो -1 है, py की +1 है। ठीक है, ऐसा बस मान लेते हैं, होती नहीं है, हमें कंफर्म नहीं है अभी तक। क्लियर है, तो ठीक है, तो आंसर क्या लगाओगे, +-1। चलो देख लेते हैं, क्या 2 होती है, नहीं निकली सर। क्या आपकी 1 निकली, बिल्कुल नहीं निकली। 0 निकली, हाँ निकली, लेकिन सर वो pz की थी जो क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ठीक है, तो बेटा निकला क्या, निकला तुम्हारा +-1। क्लियर है, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर जो होगा वो होगा डी, है कि नहीं, ऐसी होगा, समझ रहे हो, पूरा क्लियर हो रहा है ना। तो ये अपन को ऐसे क्वेश्चन करने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं अब अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारा, देखो हाउ मेनी नोड्स रेडियल, एंगुलर एंड टोटल नोड्स आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल ऑफ m। देखो बहुत इजी है, देखो m एक एटम है। ठीक है, चलो अपन थोड़ा सा अपन घुमा लेते हैं। ठीक है, m तुम्हारा एक बेटा एटम है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी शेल हैं, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, 3p के बारे में पूछा है, 3p ऑर्बिटल है इसके पास। ठीक है, उसने क्या पूछ लिया है, देखते हैं, पूछा है रेडियल नोड। ठीक है, तो सबसे पहले सबको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है तुम्हारा n - l - 1, यही होता है। ठीक है, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड का क्या फॉर्मूला होता है, सिर्फ l होता है। क्लियर, तो टोटल नोड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल नोड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो n - l, तो मैं इसको लिखूंगा एंगुलर प्लस रेडियल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही प्लस करूंगा तो l से l कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा सिर्फ n - 1। n की वैल्यू क्या तुम्हें पता है, बिल्कुल पता है। क्वेश्चन देखो ये क्या है, तीसरे वाले शेल में घूम रहा है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, यहां पर रख दो जरा वैल्यू पूरी की पूरी, यहां पर हो जाएगा तुम्हारा 3। l की वैल्यू क्या है, देखो यहां पर आपका p है, और l के लिए p की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और ये -1। ठीक है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, इसको कैलकुलेट कर लो जरा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा आपके पास आंसर 1। आंसर क्या हो जाएगा 1। क्लियर, चलो देखो l की वैल्यू जो होती है वही होती है तुम्हारी p की वैल्यू, मतलब जो एंगुलर नोड है, ठीक है, वो ही होगा जितना उसका क्या होगा, l होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा, आंसर इसका भी 1 होगा, n नहीं 1 होगा। ठीक है, चलो देखो यहां पर क्या होगा, टोटल नोड्स कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 1 2, ये तुम्हारे आंसर आने चाहिए। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है तुम्हारा, 1 3 2 1 2 3 1 0 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, और ये तुम्हारा 0
2 3। ठीक है सर, इसमें से तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो बेटा यहां पर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, यहां पे मैं बता दे रहा हूं कि यहां पर जो होगा वो आपका 1 होगा। ठीक है, चलो मतलब वहां पे 1 होगा तुम्हारा। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका आंसर ए वाला। क्लियर है? जो होगा आपका आंसर होगा, आंसर आपको एक बार मैच भी कर लेना है। ठीक है, वो कितना हो जाएगा 1 1 2। ठीक है, और ये पहले कौन सा है, एक एंगुलर, रेडियल, और ये आपका कौन सा है, टोटल नोट्स। क्लियर है? समझ में आ गया? तो अपन को सिर्फ फॉर्मूला होना चाहिए ना, अपन को आंसर आना चाहिए। ठीक है, बाकी तो अगर आपको ऐसा दिखता है कि आप कोई ऑप्शन ही नहीं है तो सिर्फ अटेम्प्ट करके आइए उसको। ठीक है, नंबर मिलेगा। क्लियर है? समझ में आएगा? चलो आगे चलते हैं। आगे कौन सा है तुम्हारा, देखो आगे तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इसके बारे में है। तो फिर कैसे निकालेंगे इसको, हम सभी को पता है कि जो रेडियस की बात करते हैं अपन, चलो सबसे पहले रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, आर से शो करते हैं इसको, आर एन लिख दूं मैं, आर एन। ठीक है, तो यहां पे देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.529 इंटू एन का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो अब अपन यहां पे सीधा निकाल के देख लेते हैं कैसे आएगा, ध्यान से देखते रहेंगे। इसको मैं लिख दूं 0.53, चलेगा 0.53, आर इज इक्वल टू 3 के लिए निकाल रहा हूं, क्या हो जाएगा एन इंटू एन का स्क्वायर। एन क्या है तुम्हारा, देखो थर्ड वाला है, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो तो आर 4 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.53 इंटू 4 का स्क्वायर, ये होगा, यही होगा। बस सेपरेशन निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा, बड़े को छोटे से माइनस कर दो, क्या आएगा देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा R4 माइनस R3 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा सेपरेशन, सेपरेशन आ जाएगा यहां से। क्लियर है? तो बस यहां पे निकाल लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.53 ब्रैकेट में, ये कॉमन आ जाएगा, आप वो तो कर ही सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 16 माइनस ये हो जाएगा 9, ऐसे। क्लियर? समझ में आएगा? कितना आएगा 0.53 इंटू 7, ये आएगा, यही आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो बेटा। ठीक है, यहां पे अगर मैं 29 से करोगे, 29 से करोगे तो कुछ और अलग आएगा, थोड़ा सा बस पॉइंट में ही फर्क आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना जाएगा देखो 7 3, अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 1 2, ये हो जाएगा आपका 35 37 7, और ये हो जाएगा 3.71 3.71 कुछ आना चाहिए। और याद रखना, क्या याद रखोगे, ये वैल्यू किस में होती है बेटा, एंगस्ट्रॉम में होती है, ये जो वैल्यू होती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए आपका 5.7, नहीं मतलब 3.7, देखो मैं ही कंफ्यूज हो गया, ये क्या है आपका 3.71 एंगस्ट्रॉम, एक बार मैं ही अच्छे से लिख दे रहा हूं। क्लियर? तो ये वाला आपका अगर वैल्यू आ गया तो झट से चलते हैं। चलो देखो क्या है यहाँ पे 2.5 आ रही है ना जी ना, 4.1 बिल्कुल भी नहीं, 3.7 बिल्कुल सर, इसको रख लेते हैं और 1.8 को भी हटा देते हैं। आंसर क्या है, सी वाला, ऑफ कोर्स सी वाला दिख रहा है हमें। क्लियर है? समझ में आ गया? अब एक काम करो, खुद भी करके देखना। ठीक है, और जो मैं करा रहा हूं, जैसे ही मैं क्वेश्चन पे चलता हूं क्या करा करो, पॉज करा करो, एक बार पॉज करो, खुद ट्राई करो, और फिर जब मैं तो करा ही रहा हूं बेटा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बीच में आपको वहां पर रोकवा दूं और कहूं कि आप तुम ही कर लो और मैं बाहर आके बोलूं कि नहीं बेटा ये गलत है। ठीक है, थोड़ा सा तो सेल्फ स्टडी ना खुद से ही करना पड़ेगा। क्लियर है? जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हें भी नहीं समझ में आएगा कि यार मेरा जो लेवल है वो कहाँ पे है। क्योंकि ऐसा होता ना, टीचर तो पढ़ाते ही जाएगा तुम्हें, वो पढ़ाते ही जाएगा, वो सॉल्व करते ही जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा हो रहा है वो सॉल्व कर रहा है, तुम जहां हट के तुमने ऊपर देख लिया, ठीक है, फिर जहां हट के फिर तुमने ऊपर देख लिया, तो वैसे में क्या होगा कि तुमसे हर ही क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें तुम अटक जाओ। ठीक है, तो मैटर क्या करता है, सेल्फ स्टडी, तो थोड़ा सा तुम भी अपने साइड से करते रहो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। चलो अब जो तुमने करा है, जो अपन अभी मैंने तुमसे बोला, एक बार तुम पॉज कर लो इसको। ठीक है, और अब मेरे साथ बाद में पहले तुम ट्राई करो फिर मेरा देखना। ठीक है, चलो देखो मैं बताता हूं, मैं स्टार्ट करो जब तक तुम स्टार्ट करो। द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, यहां पर अनसर्टेनिटी की बात हो रही है तो एक ही तो तुम फॉर्मूला लगाओगे, और कौन सा ही लगा लोगे। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है कि जो पोजीशन है और मोमेंटम है वो इक्वल है। ठीक है, ध्यान से सुनना अब यहां पे। ठीक है, चल क्या रहा है, पोजीशन और मोमेंटम इक्वल है लेकिन वेलोसिटी निकालनी है। तो अब क्या हो सकता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते कि तुम क्या कर दो, चलो मैं बताता हूं करके, कि डेल एक्स, ठीक है, डेल पी इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन 4 पाई, यही है हाइजेनबर्ग, हिंसबर्ग नहीं, हिंसबर्ग ऑर्गेनिक बेटा, हाइजेनबर्ग।
ठीक है, देखो यही है तुम्हारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब उसने क्या बोला है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब दो कंडीशन बता रहे हो, कहां कहां फंस सकते हो तुम, देखो कहां फंस जाओगे तुम। अगर तुमने क्या किया ऐसे कि डेल एक्स और डेल पी तो इक्वल है, तो यहां पे मैं ऐसे लिख रहा हूं कि डेल एक्स इज इक्वल है डेल पी के। क्या क्यों है सर? क्योंकि ये बेटा पोजीशन होता है, तुम्हारा मोमेंटम है। अब क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या कि कई लोग क्या करते हैं कि यहीं पर पुट कर देंगे डेल एक्स जो है इज इक्वल टू ये है, तो जैसे यहां पे मैं पुट कर दूं पी की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे तुम, डेल एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन 2 पाई। देखो गलत ये नहीं है, बात क्या है ना, मगर तुमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी। और ध्यान से सुनना, पोजीशन से तुम वेलोसिटी कहां से लेके आ जाओगे, बहुत ही इधर उधर घूमना पड़ेगा ना तुम्हें, ठीक है। तो तरीका क्या है वो सुन लो एक बार। अगर मैं क्या करूं, डेल एक्स की जगह पे पुट करूं डेल पी की वैल्यू, मतलब यहां पर, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये इक्वेशन बना दी मैंने एक, यहां पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये क्या जाएगा, देखो डेल पी इंटू डेल पी। ये कहां से आया सर, जो एक्स है इसकी जगह मैंने डेल पी पुट कर दिया, बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यही होगा एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है, यहां पे 4 कर लेना, एच अपॉन 4 पाई। क्लियर, चलो अब आ जाओ आगे। ये क्या हो जाएगा, डेल पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। वापस से हम सभी क्या जानते हैं, वी ऑल नो दैट, वी नो दैट नहीं, वी ऑल नो दैट, हम सभी जानते हैं। देखो क्या जानते हो यार कि मोमेंटम क्या होता है, डेल पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। वी क्या है, वेलोसिटी, एम क्या है, मास है। क्लियर है, तो यहां पे क्या करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा एम डेल वी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मास चेंज नहीं होगा, इज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, स्क्वायर को इधर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एम डेल वी इज इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन, ध्यान से, अगर अंडर रूट लगाऊं मैं 4 का तो सबको पता है 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूं बाहर 1/2 और ये हो जाएगा पाई। क्लियर, बस अब यहां पे वैल्यू निकाल लो, डेल वी इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल वी इज इक्वल टू जाएगा 1/2m एच अपॉन पाई, एच अपॉन पाई, खत्म। ठीक है, तो ये आपका एच है, ये आपका एच, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, एम क्या है मास, वी क्या है वेलोसिटी और पाई पाई है। क्लियर है, ये फॉर्मूला आना चाहिए आपका। आंसर क्या आना चाहिए बेटा, 1/2m एच अपॉन ये क्या आएगा आपका 2 पाई, ये आएगा, ओ एच अपॉन पाई, ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। ये आपका आंसर जहां पे दिख रहा है, आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। क्या है देखो यहाँ पे 1/2m एच अपॉन पाई, देखो क्या यही है, बिल्कुल यही है, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या होगा, ऐसा होगा, ये पूरा का पूरा ऐसा होगा। क्लियर है, चलो देखो यहाँ पे क्या है, डेल एच अपॉन 2 पाई, नहीं ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखो, ये है आपका 1/m, लेकिन 2 कहाँ गया, 2 नहीं है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये क्या है एच अपॉन पाई, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका 1/2m एच अपॉन पाई, तो ये वाला ऑप्शन होगा, बस यहाँ पे ऐसा लगा होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बस आपको ऐसे फॉर्मूले करने हैं, आपको आंसर बस बन ही जाएगा। लेकिन दिमाग लगाने वाली बात यह है कि आप वेलोसिटी कहाँ से लेके आओगे, बस यहाँ फंस जाते हैं कई लोग। ठीक है, तो वेलोसिटी बेटा सिर्फ अपन किससे लेके आ सकते हैं, मोमेंटम से लेके आ सकते हैं। लेके तुम पोजीशन से भी आ सकते हो, लेकिन बहुत घूमना फिरना पड़ेगा, उसका मतलब ही नहीं है, टाइम ही नहीं है हमारे पास। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है तुम्हारा, अब आगे तुम्हारा इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट इज इन हाइड्रोजन एटम, इतनी दी गई है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+, Be3+ की दी है, तुम्हें निकालना है। ठीक है, हाइड्रोजन की दी गई है, ऑर्बिट के तुम्हें नंबर पता है, तो क्या करोगे, जो मैंने रिलेशन कराया था वो जल्दी से कॉपी खोलो और यहाँ पे पुट कर दो यार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा V1। ठीक है, ये होगा, यहाँ पे तुम क्या करना है, तुम्हें सिर्फ पुट करना है V1। ठीक है, V1 V2 और फिर तुम्हारे सीधे पुट करना, चलो मतलब वैल्यू निकालनी है, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, Z1 अपॉन Z2 इनटू में क्या था बेटा, N2 अपॉन N1, मीटर पर सेकंड में चल रहा था। लेकिन अब तुमने क्या कर लिया, रिलेशन ले लिया है, तो क्या आएगा, चलो देख लेते हैं अपन। यहाँ पर आपको ये वाला जो फॉर्मूला है मैंने बहुत ही अच्छे से कराया था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, कुछ मैंने डेरिवेशन भी कराए थे। चलो यहाँ पर देख लो, वेलोसिटी ऑफ पहली वाली अपन जो 1 लेके चल रहे हैं वो अपन हाइड्रोजन के लिए लेके चल रहे हैं।
ठीक है, इस बात को ध्यान से याद रखें। ठीक है, और जो सेकंड वाला है वो अपन किसके लिए लेके चल रहे हैं, बीई के लिए लेके चल रहे हैं। ठीक है, बीई प्लस के 3+ के लिए लेके चल रहे हैं। ठीक है, बस इसको ध्यान रखो यार। चलो देखो, तो V1 कितना है, 4 × 10⁵ ठीक है, अपॉन V2 निकालना है, नहीं पता सर। ठीक है, इज इक्वल टू Z1 हाइड्रोजन की लेके चल रहे हैं ना अपन 1, तो ये हो जाएगा 1। बेरिलियम का कितना हो जाएगा, 4 × चलो देखो N2 कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है तुम्हारा B, वो घूम रहा है ये चौथे वाले पे, तो 4 लग दो अपॉन। ठीक है, और बाकी का तुम्हारा हाइड्रोजन कहां पर घूम रहा है, सेकंड वाले में घूम रहा है, तो ये 2 कर दो। यार देखो कितनी इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, ये 4 से ये 4 गया, 1/2 बचे। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट कर दो 4 × 10⁵ अपॉन V2 इज इक्वल टू हाफ। अब तो निकाल सकते हो, करना ही क्या है। ठीक है, तो इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, 2 × 4 × 10⁵ इज इक्वल टू V2। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 × 10⁵ इज इक्वल टू V2। ठीक है, ऐसा है ना इजी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे। ठीक है, किस में पूछता है वो, ज्यादातर तुमसे पूछता है रिलेशन में, कि ये वाला एटम यहां घूम रहा है, या फिर ये वाले एटम की कितनी एनर्जी है, तो इस ऑर्बिट में ये घूम रहा है, तो बताओ ये वाला एटम है, ठीक है, इसकी कितनी एनर्जी होगी जब वो उस ऑर्बिट में घूमेगा। ठीक है, जिसके बारे में अपन थोड़े आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो अपन को ऐसे निकालना है। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन चूज करने हैं। आंसर आ चुका यार, ऑप्शन तो तुम सिर्फ देख सकते हो। ठीक है, क्या है देखो, 8 है, 8 × 10⁵ देखो वही आया हमारा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। बाकी 3.2 नहीं हो सकता। ठीक है, 0.8 नहीं हो सकता, 0.4 भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आ ही नहीं रहा है। कितना इजी। चलो देखो, अब यहां पर अगर आपका 8 होता, यहां पर अगर आपका 8 होता तो पॉसिबिलिटी है कि क्या आ जाता तुम्हारा, 3.2 आ जाता, तब पॉसिबल है। अभी नहीं है। जब यहां पे क्या होता, 8 होता, और वो 8 कब हो सकता था, जब यहां पे आपका जो ऑर्बिट है वो नंबर अलग हो गया होता। ठीक है, 8वें ऑर्बिट पे घूम रहा है, इसका फिर कट वगैरह होता, तो वो तो दूर की बात है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन पर आ चुके हैं तुम्हारा। देखो यहाँ पे क्या बोला था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6 3d9 रिप्रेजेंट आ। ठीक है, अब ये तुम्हारा ये कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, या ये बहुत इजी है मेरे ख्याल से तो। ठीक है, थोड़ा बहुत तो बन ही जाएगा। चलो देखो यहाँ पे क्या है, जहां पर ये कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ठीक है, और तुमसे पूछ रहा है कि भाई क्या होगा, ये मेटल एटम है, नॉन मेटेलिक एटम है, एनायन है, या फिर नॉन मेटल का एटम है, या मेटेलिक कैटायन है। ठीक है, तो यहां पर देखो सब जगह मेटल ही है, मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये क्या होगा, ये मेटल तो होगा ही होगा। ऑप्शन में हर जगह मेटल। ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगरेशन किस चीज का होगा, तो यहां पर ध्यान दो, अगर ये नॉर्मल चीज का होता, अगर ये नॉर्मल चीज का होता, देखो बहुत अच्छा था, देखो तुम्हें सीधा सीधा आंसर दिख रहा है इसमें। कैसे, अगर ये नॉर्मल चीज का होता तो हम सभी को पता है पहले 4s2 भर रहा होता। ठीक है, देखो 4s पहले भरता, फिर 3d भरता। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि एनर्जी ऐसी है इसकी। ये क्या होता है, 4 + 1 होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, 3 + 2 होता है। समझ पा रहे होगे अब तो, 4 + 1 और 3 + 2 क्या है, ये n+l रूल लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी एनर्जी कितनी होती है, ये 5 है। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा, ये भी 5 है। ठीक है, दोनों ही 5 है। अगर कायदे से देखा जाए तो पहले क्या भरता तुम्हारा, ये वाला भरता, 4s भरता, फिर ये भरता। क्यों, क्योंकि इसका n क्या है, ज्यादा है, इसका n ज्यादा है। ठीक है, तो अगर तुम ऐसे चलोगे तो ये जब पहले भरता, 4s पहले भरता, फिर 3d भरता। अब ध्यान से सुनो, यहां पर लेकिन भर क्या रहा है तुम्हारा, 3d भर रहा है पहले। देखो 3d9 भर रहा है। ठीक है, वरना कैसा आता, 4s2 आता। देखो मैं बता रहा हूं, नॉर्मली कंडीशन क्या होनी चाहिए थी कि 1s2 2s2 नहीं लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, 3p6 होता, उसके बाद क्या आता आपका, फिर आता आपका 4s2, और फिर कितने बच गए, देखो यहां पे हो जाता 3d7, क्योंकि एक स्पेशल केस है ये। ठीक है, स्पेशल केस मैंने कौन कौन से बताए थे, एक क्रोमियम, एक कॉपर। क्रोमियम का तो नंबर ही नहीं होता है, तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं ऐसा चीज है जिसका नाम क्या होता है, कॉपर होता है। 3p6, 4s नहीं भर रहा है, यहां पे क्या भर रहा है, 3d10 होता, फिर 4s1 होता, और इसकी मैंने बताया हुआ है ये क्या है, आपका कॉपर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये जो D है ये क्या हो रहा है बेटा, फुल्ली फिल्ड है, ये फुल्ली फिल्ड है ये, जिसके कारण यहां पर ऐसी कंडीशन आती है। ये बताया था मैंने, बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, तो देखो ये आप समझ में तो आ गया कि ये भाई एक स्पेशल केस है जिसका नाम कॉपर है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, क्या ये मेटल है, क्या ये मेटल का एटम है, क्या ये नॉन मेटल एटम है, नॉन मेटल तो हटा दो। ठीक है, क्या ये मेटेलिक कैटायन है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से उसने करा क्या है, इसने भी खेल खेला है। कैसा,
4s1 गायब कर दिया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके क्या है, चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये कैसे बदल गया होगा, +2 में, मतलब क्या हो गया होगा, Cu2+ है, मतलब Cu2+ है तो मतलब 2+ को क्या बोलते हो, प्लस वाले को क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाले को एनायन बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को कैटायन बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारा, मेटेलिक कैटायन आंसर होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया, स्पेशल केस समझ में आ गया। ठीक है, यहां पे मैंने बताया था ये कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया आपका, एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर के, बताया था ना, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाया था। क्लियर, समझ में आ गया, बस आपको ऐसे ही तो पुट करनी है चीजें। क्लियर है, ठीक है, तो ये जो है बेटा ये 0 होगा। ठीक है भाई, मैं सोच रहा था कैसे होगा, क्योंकि ये एस है ना जी, ये एस है तो मेरा एस में एल की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था, इसलिए पहले क्या भरेगा आपका, पहले 4s भरेगा। ठीक है, फिर 3d भरेगा। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब वो तो अपन ने पहले ही करा हुआ है ना। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n5 से 4 तक। ठीक, इन हाइड्रोजन एटम विल बी, आयोनाइजेशन एनर्जी तुम्हारी इतनी गिवन है। ठीक है, अब इसमें से तुमसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी तुमसे पूछा है। फ्रीक्वेंसी तुमसे पूछा है तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखो, क्योंकि तुमको एनर्जी गिवन है, एनर्जी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछा है तो कौन सा लगाओगे, एक ही तो फॉर्मूला यार, ई क्या होता है तुम्हारा, इज इक्वल टू एच म्यू होता है। निकालना क्या है, म्यू क्या है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, तो म्यू निकालना है, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा ई। ठीक है, यहां पर म्यू निकालना है तो यह अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बस एच की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पता होती है हमें, कितनी होती है एच की वैल्यू जरा बता दो, 6.6 इंटू 10⁻34 यही होती है जूल में। ठीक, 6.62 होती है, लेकिन अपन 6.6 ही लेके चलेंगे। ठीक है, उसको थोड़ा याद करने का तरीका अच्छा है, 6 तुम्हारा 36, 2 कम कर दो तो 34। ठीक है, वो भी याद हो जाएगा वैसे 2 तो। चलो देखो यहाँ पे क्या है, अब क्या करेंगे इसको, देखो भाई फॉर्मूला कैसे पुट करना है। यहाँ पर तुम्हें दी गई है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन तुम्हें एनर्जी दी गई है। ठीक है, वो क्या होती है तुम्हारी ई इंफिनिटी माइनस ई होती है। ई इंफिनिटी मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन टूट के निकल चुका है तो एटम हो गया आयोनाइज। ठीक है, तो उसकी जो जिसमें वो एनर्जी लगी होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मतलब कि पूरा का पूरा निकालने के लिए, गायब एकदम, घर से ही उसको भगा दिया। ठीक है, जो एनर्जी लगी होगी वो क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, तो अब क्योंकि वो जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो तो निकल चुका है, अब वो कहाँ पर है हमें नहीं पता, उसकी एनर्जी कितनी है हमें नहीं पता, इसलिए अपन उसको इन्फिनिटी लगा के चलते हैं और मान के चलते उसकी एनर्जी 0 है, क्योंकि अब तो जुड़ा ही नहीं हमसे। चलो देखो, तो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी तो ई इन्फिनिटी हो जाएगी 0 माइनस ई। ई क्या है आपका, जब वो जुड़ा था तब इनिशियल कंडीशन में, तो ये क्या होता है, जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी आपको निकालना रहता है तो वो तुम्हारा क्या होता है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ई आई लिखूं तो कंफ्यूज मत हो जाना, ई आई मतलब कि इनिशियल कंडीशन में उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो अपन ने वो लिख के रखा है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी आपको गिवन है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इज इक्वल टू माइनस ई आई। ठीक है, तो समझ में आ गया, तो इसको कैलकुलेट कर लो ना, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, ये तुम्हारे के माइनस में लगा दो तो ये तुम्हारी एनर्जी हो गई इनिशियल कंडीशन पे। समझ में आ गया, मतलब इनिशियली उसकी जो एनर्जी थी वो कितनी थी, ये थी। समझ में आ गया। अब देखो मैंने एक तरीका बहुत पहले बताया था, बहुत पहले मतलब कि बस 2-3 दिन पहले कॉन्सेप्ट एड ऑन में मैंने बोला था, अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो आप टोटल एनर्जी का साइन चेंज कर दो तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो वही अपन ने करा है, देखो वही तो हुआ है, ये उसकी एनर्जी थी ना आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका साइन चेंज हो गया, देखो यही तुम्हारी टोटल एनर्जी हो गई। अब क्या करो, इस एनर्जी को उठाओ और यहाँ पे डाल दो, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.18 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10⁻⁻34। जो कैलकुलेट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा कुछ भी। ठीक है, तो कुछ भी आंसर आ जाएगा इसमें से, उसको टिक कर लेना। क्लियर है, चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस यहीं पे गलती करते हो तुम सभी, जो मैंने बताया। क्या तुम लोग क्या करते हो, ये जो एनर्जी उठाई यहाँ पे पुट कर दोगे, आंसर ले आओगे कुछ भी, ठीक है, और बोल दोगे बाद में कि सर क्वेश्चन गलत आया था। नहीं बेटा, तुम गलत कर रहे हो। क्यों गलत कर रहे हो, ध्यान से देखो, अगर तुमने ये एनर्जी पुट कर दी, तुमने आयोनाइजेशन वाली पुट कर दी ना, जब इलेक्ट्रॉन निकला था तब थोड़ी निकला, जब 5 से 4 पे आया तब वाली थोड़ी पुट करी है तुम्हें, तो उसके लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा ना, वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। 5 और 4 तो यूज ही नहीं हुआ,
तो अब देखो बेटा यहां पर एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा -2.18 इंटू 10 की पावर -18। ठीक है, क्या करोगे 1 अपॉन -1 अपॉन, वही वाला फॉर्मूला है ये n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये यहां से आ रहा है फ्रॉम, तो n1 ही हो जाएगा पांचवा। ठीक है, और कहां पे आ रहा है n2 ही हो जाएगा चौथा। इनिशियली कहां से आया, यहां से आया ना, तो n1 ही हो गया। कहां पर आया 4 पे आया, तो ये हो गया। क्लियर हो गया 2। अब देखो यहां पे चीजें क्या होने वाली, क्या होगा n1 अपॉन n1 माइनस n स्क्वायर होगा ना, ये हो जाएगा n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, यही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर लगा हुआ है माइनस का साइन, क्या लगा हुआ है यहाँ पे माइनस का साइन। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे अंदर तो ये 1 ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब मैं उसको उल्टा करके लिख रहा हूं। ठीक है, चलो देखो माइनस का इंटू कर दो, ये हो जाएगा 2.18। मैं डायरेक्ट लिखता लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना भाई, अब सीधे फॉर्मूले पुट करो, देखो क्या जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूलेज को थोड़ा सा पुट कर लेंगे, क्या आएगा देखो, ये जाएगा तुम्हारा 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस कितनी है 18, n2 क्या है 4, उसका स्क्वायर 16। तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, देखो 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 25। ठीक है, देखो अब मैं यहां पे कैलकुलेट करना नहीं कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, देखो ध्यान से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो तो रफ चीज है। 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 25, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 25 माइनस 16, जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ठीक है, और ये तुम्हारा 16 इंटू 25 करोगे तो लगभग 4 इंटू 10 की पावर 2 आएगा, मतलब कि क्या आएगा तुम्हारा 400 आएगा, जिसको मैंने ऐसे लिखा है। क्यों, जिसमें तुम्हें ईजी रहे कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो मैं अब वहां पे पुट कर रहा हूँ, ये रफ चीज थी, ये सिखाने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, चलो जाओ, इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, यहाँ पे पुट करो क्या जाएगा 25 में से 16 गए 9 बचे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 10 की पावर 2। क्लियर, इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, अब इसको मत टफ बोलना, 4 से इसको काट दो 2.25। ठीक है, अब तो कैलकुलेट कर सकते हो क्या आएगा 2.25 इंटू 2.25। ठीक है, यहाँ पे मतलब 2.18 इंटू 2.25। अब ध्यान से देखो, ये 10 की पावर 2 नीचे है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव हो गई तो सेम पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटू 10 की पावर माइनस 20। ये हो गई, समझ में आ गया। तो एनर्जी कितनी आएगी आपकी, लगभग लगभग 4 पॉइंट कुछ आएगी। ठीक है, लगभग लगभग आपकी जो आएगी, ये कैलकुलेट करोगे 2.1 इंटू 2.25, तो लगभग आपकी ये यही आएगी 2.79 इंटू 10 की पावर माइनस 20, जिसको आप 4.8 भी लिख सकते हो ऐसे। क्लियर है, 4 पॉइंट ऐसे नहीं कुछ आने वाली आपकी वैल्यू। अब ये आ गई आपकी एनर्जी, अब ये वाली एनर्जी आप यहां पर पुट कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं करके दिखा देता हूं। ठीक है, अब यहां पे कुछ नहीं करना, अब डायरेक्ट आपको वैल्यूज को क्या करना है बेटा पुट करना है। ठीक है, तो कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये हो जाएगा तुम्हारा 4.8 लिख रहा हूं। ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाय, इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा देखो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ये क्या है, एच की वैल्यू सबको पता होती है। चलो देखो अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट। ठीक है, ये जैसे ही ऊपर जाएगा ये कट जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 10 की पावर 14। इसको तुम कैलकुलेट करोगे लगभग 0.73 आएगा कुछ। ठीक है, यहाँ पर जो तुम्हारा आएगा 0.73 आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 7.3 इंटू 10 की पावर 13। तो ये जो आपका आंसर आएगा 7.3 इंटू 10 की पावर 13 जो होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो 7.3 इंटू 10 की पावर माइनस 21, ये गया। ठीक है, 7.3 इंटू 10 की पावर माइनस यहाँ पे क्या है 13 है सिर्फ, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 4.8 है, ये तुम्हारा 3.7 है। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो क्या करना है, अपन को बचना है किस चीज से, इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है डायरेक्ट, आपको निकालना है अलग से इसकी वैल्यू फिर पुट करनी है। क्लियर है, चलते हैं आगे, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे बोल रहा है अ नेगेटिव एंटिटी कमिंग आउट फ्रॉम द कैथोड। ठीक है, अब ये तो पता होगा कौन सी एंटिटी होती है। ठीक है, उसको अपन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। चलो देखो यहाँ पे विथ 6.62 इंटू 10 की पावर 7 जूल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेटेड वेवलेंथ। ठीक है, तो हमको गिवन क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें बेटा गिवन है, और वो जो कि उसका अमाउंट कितना है 6.62 इंटू 10 की पावर 7 जूल। ये ठीक है, निकालना क्या है, हमें निकालना है वेवलेंथ, तो लैम्डा हमको निकालना है।
ठीक है, और नेगेटिव एंटिटी मतलब हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इसने जानकारी दे दी है लेकिन पूरी नहीं दी है, तो क्वेश्चन मार्क लग गया। निकालना क्या है, लैम्डा। कैसे निकाल सकते हैं सर? ठीक है, तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है 1/2 mv² इज इक्वल टू कितना है 6.62 इंटू 10⁻⁷। इतना हमारे पास गिवन है, बस। क्लियर? तो चलो हम यहां से कुछ कुछ निकाल सकते हैं, या ध्यान आ रहा होगा चीजें क्या, कि अगर हमसे पूछा है लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, h/p होता है। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये लैम्डा है, ठीक है, कुछ भी मत बनाओ सर। ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ h/λ। सर इससे होगा क्या, देखो बेटा इससे क्या होगा, यहां से मैं ऐसे कर लूं mv इज इक्वल टू h/λ। क्लियर है? और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू h/m। ठीक है, m लैम्डा। ठीक है, आपको समझ में आया, कुछ दिमाग में जा रहा है? अगर देखो क्या क्या, ये भी v है, ये भी v है, तो यहां पे मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा सर उससे, चलो देखते चलो, आप ध्यान से देखना। यहां पे मैं निकाल रहा हूं v की वैल्यू, तो v इज इक्वल टू क्या जाएगा, ध्यान से देखेंगे, v इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 6.62 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, 10⁻⁷ यहां पे इंटू कर दो, अब ये हो जाएगा डिवाइड बाय m। ठीक है, और तुम्हारा ये हो गया अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट। क्लियर हो गया? क्या हो गया, कुछ नहीं, देखो 2 का इंटू इधर चला गया, m अपॉन में चला गया, v का अंडर रूट लग गया, तो ये आ गया तुम्हारा। क्लियर है? बस अब वहां पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा निकालना है ना, तो लैम्डा को साइड में लिख लो, मतलब कैसे बोल रहा हूं मैं, लैम्डा को इधर लिख लो, h/v की वैल्यू पुट कर दो m इंटू v की पुट कर दो वैल्यू, m तो हमें पता ही होता है, तो चलो अपन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। यहां पर ऐसे मैं पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ये रही आपकी वैल्यूज आपके सामने, ये देखो लैम्डा इज इक्वल टू, यहां पर h है तो h जैसे का तैसा रख दिया, m है तो जैसे का तैसा रख दिया, v की वैल्यू पुट करना, तो ये क्या जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 6.62 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 7 इंटू 2, यहां पर इंटू 2 डिवाइडेड बाय, ये क्या है m, तो ये मैंने m जैसे का तैसा रख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको मैं सिर्फ के ई लिखूंगा, क्यों, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है ये वाला, ठीक है, सिर्फ लिखूंगा, क्यों, उसको मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू h/m हो गया, ये अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो किस में चला जाएगा, नॉमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लैम्डा m। ठीक है, लैम्डा m करो रूट m अपॉन, ये हो जाएगा के ई, मैंने बोला था के ई लिखूंगा, इंटू 2। ठीक है, अब क्या करो, दोनों साइड इंटू कर दो, यहां पर किसका, रूट m का अपॉन रूट m का, रैशनलाइज कर दिया। इससे क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा, इसका रूट जैसे ही हट गया मैं इससे इसको काट सकता हूं, देखो कितना ईजी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, होता क्या है जनरली, देखो क्या होगा, लैम्डा m इंटू लैम्डा m करोगे तो बेटा ये हो जाएगा लैम्डा m का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ m। ठीक है, और m से नीचे वाला m मैंने कैंसिल कर दिया ऐसे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो अब बचा क्या, ध्यान से देखेंगे, ये जो अंडर रूट है ये अंदर चला जाएगा, ये बचेगा आपके पास टोटली 2 इंटू के ई इंटू m। बस ये बनानी थी इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई। अब आप कुछ भी कर सकते हो, अब कैसे कुछ भी कर सकते हैं सर? ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, अब करना ही क्या है तुम्हें, डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करना है, लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा की वैल्यू यहां पर निकल जाएगी। प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 का इंटू कर दो इसमें, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी गिवन है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं कैसे करूंगा, 9.1 इंटू 10⁻31, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंटू काइनेटिक एनर्जी अब कर दो 6.62 इंटू 10⁻7। क्लियर, ये 31, ये 7। ठीक है, ये तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 10⁻12 लेके बाहर आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू लगभग कितना जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 121, ये हो जाएगा तुम्हारा 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, 2 इंटू 9.1 8.2,
समझ में आ गया? 8 कितना हो जाएगा तुम्हारा 18.2 इंटू 6.62 लगभग आपका जाएगा 121, और 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का होता है, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा 11 इंटू, इसको कैलकुलेट करोगे 10 की पावर माइनस 24 आएगा, और 24 का अगर स्क्वायर रूट करोगे तो 10 की पावर माइनस 12 आएगा। अब इसको तो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 30, ये आएगी। समझ में आ गया? ये वाली तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लेना, समझ में आ जाएगा? बाकी तो फिर तुम कैलकुलेट कर ही लोगे। क्लियर है? तो जो आंसर आएगा आपका वो आंसर होगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 30, तुम्हारा क्या होगा? लैम्डा एम। समझ में आ गया? करा क्या? बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चले, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड चले, पूरा आंसर आ गया। देखो यहाँ से क्या करना था, यहां से वैल्यू निकालनी थी। सोच भी नहीं सकते थे कि हम काइनेटिक एनर्जी से यहां कुछ जाएंगे। समझ पा रहे हो? बस आपको क्या बनाना था? एक ऐसी इक्वेशन बनाना था बस, और अपन ने क्या करा है? बस इस वैल्यू v की हमने क्या करा है? वैल्यू जहां पे वैल्यू पुट करी है किसकी? v की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से निकाल के उसमें। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ऐसे अपने को क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो घबराने की बात नहीं, ऐसे निकालोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 12th क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू फोटोन बोथ हैज वेव मोशन एज एंड एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपको क्या दिख रहा है? मैंने बताया था किसमें? सीधे डायरेक्ट मैंने कॉन्सेप्ट एड ऑन से बताए थे यार। उसमें क्या बोला था कि वेव फंक्शन कैसे निकला था, पार्टिकल नेचर कैसे बताया था उसने। ठीक है, पार्टिकल नेचर के लिए उसने क्या क्या चीजें करी थी याद करो। एक तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और वहां पे क्या स्पेक्ट्रम की बात करी थी। और वेव नेचर के लिए क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए उसने क्या करा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला था कि इसके फॉर्म में वो क्या करता है? ट्रेवल करता है। इंटरफेरेंस और तुम्हारा डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे क्या था? डिफ्रैक्शन के बारे में उसने डिस्कस करा था। तो ये किसको आप सेटिस्फाई करता है? तुम्हारे वेव नेचर को। क्लियर है? अब E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो आइंस्टीन की इक्वेशन है सीधी सीधी, ठीक है, तो इसमें क्या ही चलेंगे। बस आंसर क्या होगा? E इज इक्वल टू आपका E इज इक्वल टू एच म्यू, कितनी बार देख चुके हैं, H इज इक्वल टू ये क्या जाएगा? C बाय लैम्डा। और भी चीजें करना है चाहो तो वो लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? E इज इक्वल टू एच सी म्यू बार, ये हो गया वेव नंबर के फॉर्म में। बहुत सारी चीजें जैसे आपको लिखना चाहो वैसे आप लिख सकते हो, इसके मदद से निकली थी। कब आया था ये चीज? मैंने बताया था आप सभी को, E जो प्रोपोर्शनल कब हो गया था फ्रीक्वेंसी के? कब हुआ था ये बात? किसी को याद है? जब मैंने बोला था कि इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं होता, मतलब कि आप कितना ज्यादा देर तक दे रहे हो मैटर नहीं करता, पर्टिकुलर अमाउंट पर दोगे वो मैटर करता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे दोगे वो मैटर करता है। ठीक है, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब जाके उसकी एनर्जी ऐसी होगी। ठीक है, मैंने बताया था ये चीज। क्लियर? तब जाके उसको हटाओगे तो प्लैंक कांस्टेंट आएगा। प्लैंक की वैल्यू कितनी होती है अपन बार बार पुट करते आ रहे हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा है? 13 वाला यहाँ पे है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो इन विच ऑर्बिटल मे इट बी प्रेजेंट। एंगुलर मोमेंटम जीरो है, ठीक है, तो अब कौन से ऑर्बिटल के अंदर वो प्रेजेंट होगा? तो ठीक है, बहुत ईजी है यार ये वाला भी। ठीक है, देखो कैसा होता है, कैसे निकालते हैं इसको? अंडर रूट एल प्लस 1, ये क्या होता है तुम्हारा? h अपॉन 2 पाई, जिसको कभी कभी क्या लिख देते हैं हम ऐसे, अंडर रूट एल प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? h, ऐसा लिख सकते हैं इसको, बहुत जगह लिखा मिलेगा तुम्हें ऐसा। क्लियर है? तो अब देखो हमें डायरेक्ट एक चीज दिख रही है कि ये पूरा का पूरा डिपेंड किस चीज पे करता है? एल पे करता है। ठीक है, तो एल की वैल्यू अगर बेटा 0 हो गई तो 0 का इंटू होगा इसके ऊपर, और अगर ये 0 का इंटू हो गया तो बचेगा ही कुछ नहीं, 0 सबको 0 बना देगा। ठीक है, तो अगर, और हमें पता है 0 किसकी वैल्यू होती है? s की वैल्यू होती है। तो अगर आपको कहीं पर बेटा s दिख रहा है इस वाले ऑप्शन में, डायरेक्ट बिना देखे ऑप्शन पे ऐसे टिक कर दो और सबसे कहो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ गए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, देखो क्या तुम्हारा हीलियम, लिथियम, आप सभी को पता है, इन सब के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं कि इन सब के पास न्यूट्रॉन तो होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन होते हैं, तभी इनका डबल हो रहा है मास। ठीक है, 2 का 4 हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसी के बेस पे तो हो रहा है। चलो अब आगे जाओ। यहाँ पर है ट्राइटियम और प्रोथियम, एक और तुम्हारा ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन के आइसोटोप। ठीक है, तो बस याद रखो यार 2-3 चीजें कि जो तुम्हारा प्रोटियम है इसके पास 1 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, और तुम्हारा जो ड्यूटेरियम है उसके पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है
कि जो तुम्हारा ट्राइटियम है उसके पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ड्यूटेरियम के पास 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 0 ये किसका है, ड्यूटेरियम का, ये तुम्हारा किसका है, ट्राइटियम का, और ये तुम्हारा प्रोटियम जो है तुम्हारा क्या होता है, उसका एक ही होता है, 0 न्यूट्रॉन होते हैं उसके पास, 0 न्यूट्रॉन, ठीक है। समझ में आ गया। बस इसमें क्या होगा, 1 प्रोटॉन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बस ये होगा, ठीक है। लेकिन 0 न्यूट्रॉन होंगे, ध्यान रखना इस बात, किसका, सिर्फ प्रोटियम का। ट्राइटियम में कितने होते हैं, 2 होते हैं। छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना, बस डायरेक्ट इसको थ्योरेटिकल बेस है ये वाला, समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्लियर, चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट 15th है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूं कि ये आप ऑप्शन देखो ही ना। देखो क्या लिखा है, मैच द एंटिटीज ऑफ कॉलम 1 विद एप्रोप्रिएट एंटिटीज ऑफ कॉलम 2, ठीक है। देखो इसमें बहुत इजी चीजें हैं भाई। देखो यहाँ पे बोला है लेमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पेफंड और यहाँ पे हम्फ्री, ठीक है। जहां पर आपको विजिबल यूवी और फायर IR वगैरह ऑप्शन दिए गए हैं, मैं ऑप्शन दिखाना नहीं चाहता हूं, आप इसमें से बताएं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन क्या क्या होंगे। लेमन में क्या होता है बेटा, यूवी, लेमन में होता है आपकी यूवी, ठीक है। बार्मर किस में आती है बेटा, विजिबल रेंज में, ठीक है। पेफंड किस में आती है, देखो IR रेंज में, और ये तुम्हारा क्या आता है, फायर IR में ये आता है, ठीक है। और अगर आपके सारे के सारे ऑप्शन ऐसे मैच कर रहे हैं तो अपन लगा लेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, देखो क्या क्या है। ए का क्या आंसर होना चाहिए, देखो लाइमन का आंसर क्या होना चाहिए, देखो विजिबल वाला तो के, ठीक है। लाइमन का आंसर होना चाहिए आपका, लाइमन में क्या आएगा, यूवी आएगा, ठीक है। लाइमन में एल आएगा सर, ठीक है, आर, ए का एल, बी का देखो क्या होगा, बी का बार्मर है, बी में किस में आना चाहिए, विजिबल में, तो बी का हो जाएगा के। सी का क्या है, देखो सी का है प्रिफर्ड, किस में है, IRN, तो बच क्या गया आपका, डी बच गया एम के साथ, लगा लो ऐसे। अगर ये ऐसे आपको ऑप्शन दिख रहा है AL, BK, CN और DM, तो बस सीधे ऑप्शन लगाएंगे, आंसर लगाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, देखो AL, बाकी का M है, K है, N है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके गए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हो, एक सही कर लो, बाकी का आपके आंसर अपने आप ही क्या हो जाते हैं, मतलब ये जो ऑप्शन है छुप जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। क्लियर है, ठीक। तो बस ये आपका आंसर होगा, आंसर क्या होगा आपका, ए वाला, आंसर होगा आपका ए वाला। क्लियर, ठीक। को बस अब ये चीज मैं बोल दूंगा, एकदम कॉमन चीज है, एकदम बेसिक चीज है इस चैप्टर की, और इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये एडिशनल नंबर हैं आपके, ठीक है। ये तो एकदम छोटे मोटी चीज है, ये सब आनी ही चाहिए। क्लियर, और ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब कुछ एक इजी सा क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम सभी को कि यहाँ पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इन एटम इज, ठीक है। तो ये किसने बताया था, थॉमसन ने बोला था कि रदरफोर्ड ने बताया था। जब अपन पढ़ रहे थे मैंने अब आप चीज को एक चीज बताई थी कि जो रेडियस है ऑफ न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा छोटी थी, ठीक है। मैंने बताया था वहां पे एक फर्मी होता है और एक एंगस्ट्रॉम होता है। तो एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा है, 10 की पावर -15 बहुत छोटा है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है वो 10 की पावर -15 मीटर का होता है, जिसको अपन फर्मी भी बोलते हैं, ठीक है। देखो ये होता है फर्मी, ये होता है एंगस्ट्रॉम, ये तुम्हारा नैनोमीटर, ये तुम्हारा कौन सा होता है, पिकोमीटर। तो आंसर क्या होगा आपका, फर्मी वाला, ठीक है। 10 की पावर -15 जो होगा वो आपका आंसर होगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो होता है, रेडियस ऑफ एटम की बात करता तो 10 की पावर -10 होती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेडियस ऑफ एटम वो क्या है, 10 की पावर -10 है, मतलब मैं लिख देता हूँ सिर्फ एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फर्मी, इसको बोलते हैं फर्मी, इसको क्या बोलते हैं, नैनोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है। ये बस चीजें आपको बस पता होनी चाहिए, तो इसलिए लिख रहा हूं। और ये क्या उसको बोलते हैं अपन पिकोमीटर, तो बस ऐसे लिख रहा हूं। क्लियर है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इजी था, चलो अब देख लेते हैं। देखो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यू ऑफ E/m, मतलब स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। याद है कि नहीं याद है, मैंने बताया था फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज, ठीक है। तो अब इसके बारे में बताना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जमाना है, छोटे से बड़े में। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, फिर प्रोटॉन है, फिर है आपका न्यूट्रॉन और फिर है आपका अल्फा। अल्फा कैसा होता है, मैंने बताया था आप सभी को कि अल्फा को अपन बोल सकते हैं हीलियम जैसा दिखता है, वो हीलियम जैसा दिखता है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसका एटॉमिक मास 4 होता है। याद है, ठीक है। वैसे आपको पुट करना। चलो देखो आप न्यूट्रॉन तुम्हारा क्या है, देखो अगर मैं सबका निकालूं E/m रेशियो, ठीक है। मतलब क्या है, ये चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास का रेशियो। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले न्यूट्रॉन की, ठीक है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज बेटा 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो E0 बाय जो भी मास होगा उसका वो हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो E/m रेशियो इसका क्या आ जाएगा, 0, सबसे छोटा तो यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, एक ही दिख रहा है मैं डी वाला,
एक ही दिख रहा है तो जैसे तुम्हारा आंसर हो जाएगा, लेकिन बाकी के भी देख ही लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हारा किसकी बात कर लेता हूं मैं, चलो यहाँ इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, अल्फा की बात कर लेता हूं। अल्फा का चार्ज कितना होता है, मैंने बोला था 2 चार्ज होता है इसका, और इसका जो मास है वो 4 होता है। रिलेटिव लेके चल रहे हैं, ये मत लेके चल लेना 1.67 वाला, ठीक है, रिलेटिव लेके चल रहे हैं अपन। चलो देखो तो इसको कैलकुलेट कर लो, 1/2 मतलब 0.5, तो EM कितना आएगा इसका 0.5, ठीक है, तो N के बाद क्या आएगा 0.5। चलो देखो 0 के बाद 0.5। अब आ गया जाओ, अब है कौन सा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1, इसका होता है 1 चार्ज, ठीक है, और इसका जो मास होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में उठा लो, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितना होता है 1/1873 पार्ट होता है, तो एक क्या हो जाएगा E = 1837 हो जाएगा। चलो ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब आ गया जाओ प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज होता है 1, और इसका मास जो है वो लगभग हाइड्रोजन के इक्वल ही होता है, तो 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा P = 1 हो जाएगा। सबसे छोटा है न्यूट्रॉन, उसके बाद है आपका अल्फा 0.5 आ रहा है, उसके बाद है आपका प्रोटॉन, और उसके बाद आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉन। क्यों, देखो क्यों, एक ही रीजन से आ रहा है यार, क्या है रीजन, देखो इतना पार्ट होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, सबके अपन ने निकाल के रखे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। क्लियर है, चलो तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, N, तुम्हारा N, फिर अल्फा, फिर प्रोटॉन, फिर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, तो ये उस आपका ऑर्डर होने वाला है। उम्मीद है ये तो समझ में आ ही गया होगा, समझ में आएगा। E/m मतलब चार्ज बाय अपन ने मास रेशियो करा है। क्लियर, चलो, और मास लिया है हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव में। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 18th, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर हीलियम, तुम्हारा इतना दिया हुआ है, कितना ये, ठीक है, मतलब आपके पास क्या क्या गिवन है, N = आपके पास 2 है, और एनर्जी फॉर हीलियम आपके पास कितना है 1.2 × 10⁻⁻18 है, ठीक है। तो फॉर हीलियम में N को लेके चल रहा हूं 1, इसको E1 को भी लेके चल रहा हूं 1। क्लियर, चलो देखो, कैलकुलेट द एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन लिथियम, ठीक है, तो एनर्जी हमें निकालना है किसका, लिथियम का, तो मैं इसको क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं, ठीक है। व्हेन इट्स प्रेजेंट इन N = N2 की वैल्यू भी दी गई है 1, ये निकालना है। तो यार बहुत इजी है, क्योंकि मैंने आपको इसका रेशियो बताया था, उम्मीद है याद होगा, ठीक है। क्या बताया था मैंने कि E1/E2 = क्या होता है, देखो N2 डिवाइडेड बाय N1 का होल स्क्वायर अपॉन Z1/Z2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, देखो तुम भी निकाल सकते हो उसको। कैसे, एनर्जी सबको पता है 13.6 × 10 तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा फिर वो होगा Z²/N² होता है, सबको पता है। बस E1 निकालो, E2 निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, जो तुम्हारी कॉमन वैल्यू है वो तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा सिर्फ यही। क्लियर, अब देखो वैल्यूज को पुट करते हैं, कितना इजी होगा। E1 पता है हमें 1.2 × 10⁻⁻ कितना है -18 है। E2 निकालना है तो मैं इसको E2 ही रख देता हूं, = N2। सेकंड वाले के लिए N क्या है, नंबर ऑफ शेल कौन सी है, देखो कौन से सेल में, पहले वाले सेल में। पहला वाला जो तुम्हारा हीलियम है वो किस सेल में बैठा हुआ है, वो दूसरे में बैठा हुआ है। देखो इसका स्क्वायर है तो डायरेक्ट 4 लिख दूं, इनटू स्क्वायर था तो 4 लिख दिया। क्लियर है, Z1 यहां पर आप ध्यान से देखते रहिएगा, Z1 लिखा हुआ है, Z1 मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट वाला क्या है तुम्हारा हीलियम, तो लग दो 2 डिवाइडेड बाय सेकंड वाला तुम्हारा कौन सा, देखो सेकंड वाला है लिथियम, तो क्या करना है, डायरेक्ट यहां पे 3 लिख दो, डायरेक्ट यहां पर 3 लिख दिया। क्लियर है, तो अब इसको तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, ये कितना जाएगा तुम्हारा, ये चला जाएगा तुम्हारा 2 टाइम, ये तुम्हारा चला गया 2 टाइम। क्लियर है, 2 टाइम गया। अब देखो फंस गए, कहां फंस गए सर, ध्यान से देखो, यहां पर इसका जो तुम्हारा लिथियम है ये भी तो स्क्वायर है, तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 4 से 4 पूरा का पूरा कैंसिल। ठीक है, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखो 1.2 × 10⁻⁻18 × 9, ठीक है, = E2, ये आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो जरा, कितना आएगा 19, ये तुम्हारा लगभग जाएगा 10.8 × 10⁻⁻18 कुछ तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ आंसर आने वाला हुआ है, ठीक है, जिसमें से ये यहाँ पे कोई भी ऐसा लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, तो कोई भी आप सिर्फ आप अटेम्प्ट करके आ जाओ और फिर आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर अ सबशेल विथ एजिमुथल क्वांटम नंबर L द टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M कैन बी रिलेटेड टू S। ठीक है, तो डायरेक्ट इसने कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछ लिया, तो कैसे करेंगे, सीधे फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या होता है देखो, M = क्या होता है 2L
+1, यही होता है क्या? ऐसी कुछ होता है क्या फॉर्मूला? ऐसी कुछ निकालते हैं क्या? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे कुछ दिख रहा है इसके फॉर्म में तो अपन डायरेक्ट वैल्यूज को निकाल लेंगे, पुट कर देंगे। देखो क्या है तुम्हारा m = l+2। ठीक है, तो ये तो नहीं दिख रहा भाई, ये क्या बोल रहा है? देखो ये ऐसे बोल रहा है m = ये बोल रहा है l+2, तो ये तो फॉर्मूला होता ही नहीं है। ठीक है, इसने बोला है कि m = होता है 2l² + 2, तो ये भी नहीं है भाई, ये भी नहीं होता है। अब देखो c वाला क्या बोल रहा है? c बोल रहा है l = है 2m+1। ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसे कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा l - 1 = 2m। ठीक है, तो इसको और क्या m की वैल्यू में लेके आओ, m = क्या हो जाएगा तुम्हारा l - 1, ठीक है, अपॉन 2। तो क्या ये फॉर्मूला होता है? ये तो फॉर्मूला ही नहीं होता, ये भी फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो ये भी गया, बचा क्या? सिर्फ ये बचा। चलो इसको चेक कर लेते हैं। डी वाला बोल रहा है तुम्हारा, ठीक है, l इज इक्वल टू क्या होता है? देखो ये बोल रहा है तुम्हारा m - 1 / 2। ठीक है, तो m के फॉर्म में लिखो इसको, तो क्या हो जाएगा? 2l = m - 1। तो ये क्या हो जाएगा? m = हो जाएगा आपका 2l + 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये फॉर्मूला होता है? देखो क्या ये मैच कर रहे हैं? बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? डी वाला आंसर होगा आपका, डी वाला। और फिर अपन इसके साथ आगे बढ़ जाएंगे। देखो यही होता है फॉर्मूला, ऐसे निकालते हैं अपन। और अपन ने क्या देखा कि एल पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, एल पे ये डिपेंड करता है, अपन ने देखा हुआ है। क्लियर है? चलिए अपन आगे चलते हैं। देखो 20 क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है? द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल इज इतना गिवन है तुम्हारे पास। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास इतनी गिवन है, स्ट्राइक्स द मेटल। ठीक है, तो अपन को क्या क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो गिवन लिख लो, क्या है? म्यू नॉट, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा? 3.5 × 10⁻⁷। ठीक है, और एक और दी गई है आपको फ्रीक्वेंसी, कितना है? 1.25 × 10⁸। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, ये क्या है आपका? देखो समझ जाओ, मेटल से स्ट्राइक कर रहा है, ये रही आपकी मेटल। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब कि कोई ऐसी चीज आ रही है जो जब इस मेटल से टकराई, ठीक है, उतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब वो किसी मेटल से टकराए उसके कारण इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। ठीक है, तो उसको ही, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलोगे? उसको ही बोलते हैं बेटा अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मतलब जैसे ही वो कुछ अमाउंट की फ्रीक्वेंसी लेके आई, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेके आई, इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से क्या हो गया? एजेक्ट आउट हो गया, बाहर हो गया, उसको ही क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो देखो अब यहाँ पे ये फिनोमेना को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बस उसका फॉर्मूला लगा दो, E = क्या होता है बेटा? W प्लस यहां पर क्या होगा तुम्हारा? KE। और इसको थोड़ा ओपन करके लिखो तो E = क्या हो जाएगा तुम्हारा? H/μ0। ठीक है, प्लस KE। और ओपन करके लिखो H/μ क्या लिख सकते हैं? H/μ0 प्लस 1/2 mu² या फिर mv²। क्लियर है? तो देखो ये तीन चीजें हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? एक काम करो सर, आप गिवन देख लो, वही लगा दो। ठीक है, देखो गिवन क्या क्या है? फ्रीक्वेंसी ये वाली गिवन है और एक ये वाली गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला दिख रहा है तुम्हें, देखो थ्रेशोल्ड और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। चलो देख लो, तो ये क्या हो जाएगा? H/μ - μ0, ठीक है, = 1/2 mu², जिसको मैं लिख सकता हूं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मतलब KE। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं। अपन सबको पता है किसकी वैल्यू? H की वैल्यू। किस क्या होता है? अभी पुट कर नहीं कर रहा हूं, H = ठीक है, यहां पर ये इसको पहले वैल्यू पुट कर रहा हूं 1.25 × 10⁸ माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितने गिवन है? 3.5 × 10⁷, यही है। ठीक है, तो H की वैल्यू हम सबको पता होती है, H कितना होता है? 6.6 × 10⁻34, यही होती है। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू सारी की सारी। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा 6.6 × 10⁻34। ठीक है, ये देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 12.5 × 10⁻7 माइनस 3.5 × 10⁻7 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूं ना ऐसे। ठीक है, तो देखो क्या किया मैंने? बस एक 10 का इंटू कर दिया, एक 10 का इंटू कर दिया। चलो देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 9 × 10⁻7 × 6.6, और बाकी का यहाँ पे लिख रहा हूँ 10⁻−34। मतलब 10 को मैंने साथ में लिख लिया, बाकी के डिजिट को इधर साथ में लिख लिया। क्लियर है? तो देखो ये कितना हो जाएगा? आपको दिख रहा है -34 और ये 7।
ठीक है, तो आप इसको तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो लगभग आपको कितना दिख रहा है, -27 कुछ हो जाएगा तुम्हारा ये। ठीक है, इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तुम्हारी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 5.9 कुछ हो जाएगा इंटू 10 की पावर -28। क्लियर है, समझ में आ गया? बस ये तुम्हारा आंसर इधर फिनिश हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो तो बच्चों यहाँ के साथ आप अपन ने पूरे के पूरे मस्ट प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस बन सकते हैं अपन ने वो सारे के सारे डिस्कस कर लें। ठीक है, मैंने बताया था रिलेशन में कुछ क्वेश्चंस बनते, जैसे अपन ने एनर्जी के लिए देखा था, ठीक है, रेडियस के लिए देखा है, सेपरेशन अपन ने देखा था। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बार बार बोलता रह रहा हूँ, मैंने तब भी बोला था कॉन्सेप्ट एड ऑन में। ठीक है, मस्ट प्रैक्टिस में भी बोल रहा हूँ ये बात कि आप उसमें जो फॉर्मूलेज हैं उनको ना भूल जाएं। ठीक है, अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं रहे तो ये थोड़ा चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी की जो भी आपको प्रॉब्लम आए हमसे जुड़े रहिए, हमको बताते रहिए। ठीक है, अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट जहां।